चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। यह बैठक गृह विभाग के साथ की गई, जिसमें तमाम अधिकारी और गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य तौर से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर्स पर बैठे किसानों से रास्ता दिलवाने को लेकर के चर्चा की गई। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली की सीमाओं समेत हरियाणा और पंजाब में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसान सड़कों पर हैं और सड़कें आम जन के लिए बंद हैं। ऐसे में आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में एक तरफा रास्ता खुलवाने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि सिंघू और कुंडली बॉर्डर से एक तरफा रास्ता खुलवाया जाए, जिसके बाद चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करने के लिए प्रदेश स्तर पर होम सेक्रेटरी की राजीव अरोड़ा जी की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ बातचीत करेगी कि लोगों की दिक्कत को देखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए वो लोगों के जो रास्ता दिल्ली आने जाने का बंद है उसको खोलने की बात करें। बता दें, सीएम की अध्यक्षता में हुई इस हाई लेवल मीटिंग में गृह मंत्री अनिल विज, गृह विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा समेत कई उच्च अधिकारी मौजूद रहे। तो वही बैठक में उच्च स्तरीय हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसमें डीजीपी, एडीजी और कई अन्य अधिकारी भी शामिल हैं। ये कमेटी संयुक्त किसान मोर्चा से दिल्ली बॉर्डर पर रास्ता खोले जाने को लेकर बातचीत करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर के एक सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ये आदेश सरकार को दिया गया था और जिसकी वजह से ये पूरी बैठक आज मुख्यमंत्री आवास पर होते हुए नजर आई है। इससे पहले सोनीपत के डीसी की तरफ से भी संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम किसानों के साथ चर्चा की गई थी। अब हाई पावर कमेटी किस तरीके से किसानों से चर्चा करती है, क्योंकि यह कमेटी गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में बनाई गई है, जो तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चर्चा करेगी और रास्ता दिलवाया जाए, इसको लेकर के एक सकारात्मक ढंग से चर्चा की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का हवाला देते हुए। बता दें, हरियाणा सरकार को न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि मानवाधिकार आयोग भी नोटिस थमा चुका है। किसानों के प्रदर्शन से हो रही दिक्कतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की सरकारों को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी थी। तो अब देखना ये होगा कि किसानों से बातचीत के लिए बनाई गई ये कमेटी कितना सफल हो पाती है। तीन कृषि कानूनों को लेकर के जो किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर्स पर बैठे हैं, सरकार के साथ बातचीत को लेकर के अवरोध बना हुआ है। ऐसी स्थिति में दिल्ली बॉर्डर्स पर बना यह अवरोध क्या बातचीत के सिलसिले से खुल पाएगा? हम तो पहले दिन से प्रतिक्रिया ये दे रहे हैं। हमने 25 नवंबर से आए थे पंजाब से, हम हरियाणा की वजह से हरियाणा के बीच से आए थे, तो 25 नवंबर से इसने रोक रखा है। हम तो चाहते थे आगे प्रोटेस्ट करना, डेमोक्रेसी पीसफुल रह के हमने जो ऐलान किया था 26 नवंबर को हमने काले कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट करना था। तो पहले हरियाणा ने बैरिकेडिंग की, बाद में ये आप देख सकते हैं हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है, तो इसने अब देखो जंगल हो गया। तो हम तो अब भी चाहते हैं एक लाइन हमने मंच लगाया है, तो हमारा मंच तो चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं खोल रही? खोलनी चाहिए, सरकार खोले, हम नहीं रोक सकते। हम तो देखो ये गाड़ी आई है, सब कुछ आता है, चल रहा है सब कुछ, लेकिन एम्बुलेंस पहले चलती थी, एम्बुलेंस को भी रोक दिया। ये जनवरी से पहले एम्बुलेंस को भी रास्ता दिया जाता था, यहाँ से होकर गुजरती थी, अब पूरी तरह से ब्लॉक कर रखी। बिल्कुल एक तरफ से हम उधर हैंड ओवर कर देते से एम्बुलेंस आगे चली जाती थी। अब तो पक्का जंगल बना दिया, 6 लाइन बैरिकेडिंग की है दिल्ली सरकार ने। मैं समझना पाकिस्तान के बार्डर से भी नहीं जी बैरिकेडिंग ਜਾਂ ਤਾਰ नहीं लगाई जिन्नी ਇੱਥੇ किसानों ਨੂੰ रोकने वास्ते बैरिकेडिंग की थी। इस करके किसानों का कोई कसूर नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ सरकार खोल दे, ਸਾਨੂੰ कोई प्रॉब्लम नहीं।
संयुक्त मोर्चे की बैठक कब होने वाली है? जो हाई लेवल कमेटी है उससे बातचीत करने के लिए तैयार होंगे या नहीं किसान? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਜੈਪੁਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੂ ਤੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹੇਗੀ, ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ MSP ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ नहीं गल। बिल्कुल कानून ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, राइट लेके जावांगे आपदा। कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर यहाँ पर आए थे। कृषि कानूनों को रद्द करने की दिशा में कोई बातचीत नहीं हो रही है, रास्ते खुलवाने की दिशा में बातचीत होने वाली है। तो क्या कहीं आपको अवरुद्ध तो नहीं हुआ? बिल्कुल देखते हैं क्या करती है सरकार, लेकिन हमारा तो 4 मांगे ही हैं, कृषि कानून और MSP लेनी है। तो सरकार बात नहीं कर रही, तो अखीर तो बात सरकार को करनी पएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਹਿਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। बिल्कुल, जो किसान नेता उनका भी साफ तौर पर कहना है कि वो रास्ते खुलवाने के लिए तैयार हैं, राजी हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहले ही जो हाईवे की एक लेन है वो पूरी तरह से खोल रखी है, एक तरफ की, जो दिल्ली की तरफ आराम से आदमी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब भी फैक्ट्री में माल का जो आवागमन है, यातायात का जो आवागमन है, वो इन्हीं रास्तों से होकर आता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है बहादुरगढ़ और नेशनल हाईवे के दोनों तरफ ही काफ़ी संख्या में फैक्ट्रियां हैं। लेकिन उद्योगपतियों को यहाँ से गुजरने की बजाय कई किलोमीटर दूर से घूमकर आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो है ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ गया है। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर करने की अभी फिलहाल बात की है, और मानवाधिकार आयोग को भी एक अर्जी उन्होंने लिखी थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार को नोटिस दिया गया है, जिसके जवाब में ही हरियाणा सरकार ने हाई पावर कमेटी का गठन किया है। फरीदाबाद के एक अस्पताल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक कैदी, उनके साथ कुछ पुलिस वाले और सभी के हाथों में शराब का जाम है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। लेडीज स्टाफ अंदर आने से डर रही है कि तुमने ड्रिंक कर रखी है। ओयो बना रहा क्यों यार कभी? कहते हैं पैसा है तो सब कुछ है। आप रसूखदार हैं तो आपका रसूख चाहे कहीं भी हो वहीं चलेगा। फरीदाबाद का एक वीडियो आपको दिखा देते हैं। यहाँ माहौल पार्टी का है। ओयो बना रहा क्यों यार कभी? एक शख्स बेड पर बैठा एक हुआ मिनट है। भाई। टेबल पर बियर की कैन रखी हुई है। पीछे खाकी वर्दीधारी एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है। इस वीडियो के पीछे की हकीकत भी सुनकर आप भौचक के रह जाएंगे। दरअसल ये नजारा किसी होटल का नहीं है, यह नजारा है एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल का। बेड पर बैठे ये भाई साहब एक बड़े ही रसूखदार शख्स हैं। अब एक और हकीकत से आपको रूबरू करवा देते हैं। ये लावो लश्कर और आप भगत कोई और नहीं कर रहा, खाकी में मौजूद ये लोग ही कर रहे हैं। पेशेंट को भी पिला रखा है, बताओ। आप पेशेंट हो, आप पेशेंट हो, सिर्फ तो इस पार्टी का इंतजाम इन्हीं की तरफ से किया गया है, और उससे भी ज्यादा शर्म और चौंकाने की बात है कि ये जो शख्स है वो पुलिस कस्टडी में इस अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। इन्हें छोड़ो ही, अलाउड नहीं है यहाँ पे ड्रिंक करके करके। अकेले रहेंगे आप, सुबह आएंगे जो कोई आप करते हो। आपको अभी कोई नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को 28 से 29 अगस्त का बताया जा रहा है, और वीडियो में जिस शख्स के लिए एक हॉस्पिटल को ही होटल में तब्दील कर दिया गया, ये शख्स एक बहुत बड़े ग्रुप का चेयरमैन बताया जा रहा है, जिस पर करोड़ों के गबन का आरोप है, और वो नीम का जेल में अपनी सजा काट रहा है। वीडियो में हो रहे बैक टू बैक खुलासों के बाद इस रसूखदार शख्स को शायद कोई फर्क ना पड़ा हो, लेकिन जो पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद थे उनकी हवा जरूर टाइट हो गई। सर खाना खा रहे हैं। ये पेशेंट के में लौट हो रही है। और चेक कर, और चेक कर। हमने तो ओयो बना रहा क्यों यार कभी? अक्सर यहाँ पर आने के बाद इस तरह की फैसिलिटी इस शख्स को मिलना जैसे आम बात हो गई थी। तभी तो बताया जा रहा है कि इन महाशय का जब भी पार्टी करने का मन होता तो वो बीमारी का बहाना बना लेते और यहाँ एडमिट होने चले आते। इन्हें छोड़ो ही, अलाउड नहीं है यहाँ पे ड्रिंक करके। अकेले रहेंगे आप, सुबह आएंगे जो कोई आप करते हो।
हॉस्पिटल पहुंचने पर इनके साथ साथ उन पुलिस कर्मियों की भी मौत हो जाती है जो इन्हें यहाँ लेकर आते हैं। फिलहाल देर रात जांच के लिए यहाँ टीम तो पहुंची। 28 तारीख को नाइट में उन्होंने पता चला कि वो ड्रिंक कर रहे हैं और कुछ पुलिस वाले भी हैं, जबकि ये अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसने मेरे से कहा कि भाई ऐसे ऐसे बात है, वो ड्रिंक कर रहे हैं तो आप उनसे बोलो। हम दोनों वहाँ गए रूम में, तो हमने देखा कि वो 3-4 पुलिस वाले थे और पेशेंट खुद अनिल जिंदल जी थे, वो ड्रिंक कर रहे हैं वहाँ बैठ के। हमने उनसे मना किया तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम रेगुलर कस्टमर हैं, रेगुलर आते हैं, हर साल में आते हैं और पहले तो किसी ने मना नहीं किया, यहाँ तो बहुत सारा कुछ होता है, आज ये क्यों है? पहले तो हमने ड्रिंक भी की। हर तरह की खिदमत, हर तरह की इच्छा इस कैदी की यहाँ पूरी हो रही है, क्योंकि ये कैदी रसूखदार जो है, जहाँ लोग दवा के लिए पहुँचते हैं, वो जगह इस शख्स के रसूख की वजह से आज ऐशो आराम की जगह बन गई। और जिस दवा की इच्छा ये शख्स यहाँ लेकर पहुंचा, वो क्या दवा सेवन कर रहा है, वीडियो में आप देख ही रहे हैं। सवाल कई उठते हैं कि क्या रसूखदारों के रसूख के सामने सभी नियम कानून बौने साबित हो जाते हैं? क्या आज भी हमारे सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं जिन्हें ठीक करना वाकई मुश्किल साबित हो रहा है? यहाँ एक बार फिर से पुलिस सवालों के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि मामला संज्ञान में आने के बाद इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। नशे की लत इंसान से क्या कुछ करवा सकती है, हमारी रिपोर्ट इसी बात पर आधारित है। हरियाणा पुलिस ने पिछले दिनों हुई 2 वारदातों का खुलासा किया है और साथ ही एक ऐसी नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है जो खाने के बहाने नशे की सप्लाई किया करती थी। करनाल में हाल ही में बुजुर्ग दंपति पर हमले की खबर ने पूरे जिले में दहशत का माहौल बना दिया। अब दंपति के साथ हुई लूट की वारदात बड़ी थी और पुलिस ने भी वक्त रहते इस पूरे मामले में कार्रवाई की। आसपास के सीसीटीवी को खंगाला तो छानबीन के दौरान पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि दंपति के घर में काम करने वाली महिला के बच्चे हैं। घटना में शामिल 5 नाबालिग थे। 5 सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 5 नाबालिग नशे के आदी थे। में 5 लड़के वारदात करने में शामिल थे। मैम सभी बच्चे अभी नाबालिग हैं। जो एक बच्चा अरेस्ट करना रह गया है, उसकी मदर इस मकान में काम करती थी और इस लड़के को पता था कि इस मकान में दोनों बुजुर्ग दंपति रहते हैं। वो बुजुर्ग जो लेडीज थी वो चलने में असमर्थ थी। उसने इनको बताया कि हम यहाँ पे बिल्कुल आसानी से वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इससे पहले ये 7 तारीख को भी इस मकान में वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। उसमें उस दिन 3 लड़के आए थे। उसमें जो 3 लड़के आए थे, इन 5 से अलग एक लड़का और था उनमें रैकी करने में, दूसरे ने रैकी या चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए आए थे। वो भी 6ठा लड़का इसमें मुलजिम बनता है जी। तो वहीं दूसरी ओर सिरसा पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया जो नशे की सप्लाई के लिए खाने के टिफिन का इस्तेमाल किया करती थी। एंटी नार्कोटिक सेल पुलिस की टीम ने महिला से 6 ग्राम हेरोइन समेत 20,000 की नकदी और मोबाइल बरामद किया। महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया जो टिफिन बॉक्स से नशे की सप्लाई करती थी। पहले एक लेडी टिफिन में चिट्टा बुर्की सप्लाई कर रही थी जिसको पकड़ा गया। महिलाएं भी नशा तस्करी में अब आगे आ रही है। अलग अलग तरह से आड़ लेके दिल्ली से ले आ रही है और यहीं टिफिन में सप्लाई कर रही है काफ़ी महिलाएं। इस संबंध में 3-4 महिलाएं पहले भी पकड़ी जा चुकी है। एंटी नार्कोटिक सेल लगातार सिरसा जिला में रेडे मार रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं पंचकुला पुलिस ने मोरनी की जंगलों में हुई हत्या की गुत्थी को भी सुलझा दिया है। पुलिस ने बताया कि मृतक राजीव सैनी डेरा बस्ती का रहने वाला है। मृतक ने अपने दोस्तों को करीब 5 लाख रुपए उधार दिए थे। अपने पैसे वापस मांगने पर डेरा बस्ती में ही रहने वाले उसके दोस्त गुरविंदर ने अपने दूसरे दोस्त के साथ मिलकर राजीव के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। इसमें से हमने अपना रात को कल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक गुरविंदर है, एक जसपाल है और एक थी आज कल अरेस्ट करके इनको आज पेश किया। इनको 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। अभी तक तो यही पता लगा है कि इसमें जो गुरविंदर नाम का व्यक्ति है, कुछ इसने पैसे लिए हुए थे और कुछ आगे पैसे इसने दिलवाए हुए थे किसी व्यक्ति को विदेश भेजने के नाम पे। तो इसी मन को ये अपना प्रेशर मान के बार बार इसके पैसे मांगता था, तो उसमें इसने ये किया सब। अपने साथी को एक लेके आया जसपाल को साथ में। इन्होंने वहाँ से रोड भी ली, एक रोड लेके फिर ये रास्ते से होते हुए मोरनी टी पॉइंट से फॉरेस्ट नाके से आगे होते हुए इन्होंने वहाँ बैठ के अपना खाया पिया भी है और उसके बाद फिर इन्होंने इसकी हत्या कर।
लूट और हत्या की दोनों ही वारदातें हैरान कर देने वाली हैं। कैसे कोई इंसान अपने नशे की ललक को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। वहीं पंचकुला में हुई वारदात ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या अपने उधार दिए हुए पैसे मांगने का अंजाम इतना बुरा हो सकता है। हरियाणा अब विकास की गाड़ी में दौड़ने वाला है, क्योंकि हरियाणा को अब कई परियोजनाओं की सौगात मिलने जा रही है, जिसकी शुरुआत दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे के साथ हुई। इसका निरीक्षण नितिन गडकरी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए गुरुग्राम सोहना के लोहटकी पहुंचे। 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू होने के बाद पहली बार है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट के कामकाज का जायजा लिया है। इस दौरान नितिन गडकरी के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। सबसे पहले मनोहर लाल जी ने ड्राईपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बिलासपुर, कापरी, कास और मानेसर इसके बारे में कहा है। वो तीनों भी 250 करोड़ के हमने अप्रूव किए हैं और उसका बिड भी बुलाया है। पलवल से अलीगढ़ जो इंटरचेंज है वो भी अप्रूव कर दिया। बाद में नेहा से मानखेला सर्विस रोड बनाने की बात आपने की है। हम लोग वो लैंड एक्वायर करके आपको देंगे। वो रोड आपके हरियाणा की तरफ से आप बना लीजिए। तो वहीं एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के बाद नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे से संबंधित कई अहम जानकारियां भी दी। नितिन गडकरी ने बताया कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से यात्री 6 घंटे में दिल्ली से कटरा पहुंचेंगे। कटरा पहुंचने का रास्ता 727 किलोमीटर से घटकर 572 किलोमीटर रह जाएगा। केंद्र सरकार फिलहाल दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली देहरादून और दिल्ली हरिद्वार की नई सड़कों पर भी काम कर रही है। सड़क निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में जाया जा सकेगा। इसके बनने से दिल्ली का एयर पॉल्यूशन भी कम होगा और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर को भी इससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि दिल्ली से चंडीगढ़ का सफर 2 घंटे में तय होगा। दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे, दिल्ली से कटरा 6 घंटे, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे और दिल्ली से मेरठ का सफर 40 मिनट में तय होगा। साथ ही नितिन गडकरी ने इस एक्सप्रेसवे को दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बताया। मार्च 2022 तक ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। करीब 6500 करोड़ की लागत से दिल्ली मेरठ का एक्सप्रेस हाईवे जो है उसका उद्घाटन मैं अगले महीने में करने के लिए जा रहा हूँ। एक आरओबी थोड़ा प्रॉब्लम था, उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और ये मैंने कहा कि 40 मिनट में हो। तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के विकास को लेकर हमेशा राज्य का साथ दिया है। हमारे केंद्रीय मंत्री जिन्होंने सड़क मार्गों का जाल बिछा दिया और आज भी उनकी ओर से हमेशा यही हमसे पूछा जाता है कि बताइए और कौन सी सड़क बनानी है। हम बताते नहीं हैं, बल्कि उनकी ओर से आ जाता है कि आपके यहाँ से ये सड़क और अच्छी रहेगी, इसको भी बनवा लीजिए। कभी इन्होंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण से कहीं कोई कठिनाई आती हो। ना धन की कठिनाई आती है, ना योजना की कठिनाई आती है। अभी पिछले दिनों में हमने कहा कि दिल्ली से अमृतसर सीधी रोड और बाद में अमृतसर से वो जम्मू तक जाएगी, एक स्पेशल एक्सप्रेस वे। तुरंत पंजाब के मुख्यमंत्री को हमको बुलाया कि उसका अलाइनमेंट बताइए और तुरंत फाइनल कर दी। इस एक्सप्रेस वे से जहां लोगों के समय की बचत होगी, तो वहीं लंबा सफर कम वक्त में तय कर पाएंगे। हरियाणा में विकास भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। नूह में आंगनवाड़ी वर्कर्स के खाने में कीड़े मिलने का मामला सामने आया है। जैसे ही आंगनवाड़ी वर्कर्स को इस बात की जानकारी मिली, आंगनवाड़ी वर्कर्स में काफी गुस्सा और आक्रोश देखा गया।
कहने को तो नूह में प्ले स्कूल ट्रेनिंग के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुफ्त में खाना दिया जा रहा था। कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग से लेकर उनकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन क्या हो जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परोसे जाने वाले खाने में खाने के साथ साथ कीड़े भी परोस दिए जाए। हरियाणा के नूह से ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां नगीना के ITI कॉलेज में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 दिवसीय ट्रेनिंग दी जा रही थी। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान मिलने वाले खाने में उन्हें कीड़े नजर आए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो कई बार खाने को लेकर शिकायतें कर चुके हैं, बावजूद उसके उन्हें यही खाना परोसा जा रहा है। यहाँ पे आज तीसरा दिन है जी। हमारा फर्स्ट डे भी हमारा खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसके लिए हमने आगे भी बोला, अपनी जो सबको बोला था जी जो हमसे ऊपर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फिर सेकंड डे भी हमारा खाना ऐसा ही था और आज तो इतना गंदा खाना था जी, खाने चावल के अंदर कीड़े निकले जी। ये वर्कर कोई इस खाने को नहीं खाएगी और ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम अपने घर से खाना ले आएंगे जी, लेकिन ये खाना नहीं खाएंगे जी, बिल्कुल भी बासी खाना है, बिल्कुल गंदा खाना जी, जिसको कोई इंसान खा ही नहीं सकता जी। हालांकि कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने खाना खा लिया था और कुछ खाना खा रखी थी, लेकिन जैसे ही खाने में कीड़े मिले सभी ने खाना छोड़ दिया। घटना के बाद कई कार्यकर्ताओं की तबीयत खराब हो गई। गुस्साई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने दरी बिछाकर कई घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। और सफाई करनी चाहिए उनको, ये ढोर थोड़े ही है जी, हम इंसान हैं जी। हम यहाँ सुविधा साफ सफाई के बारे में सारी कुछ हमें मैम इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी। यहाँ पे हमें जो खाने से मतलब खाने की तो बात बड़ी बात है जी, देखना चाहिए उल्टी लग गई जी। 4-5 वर्कर हैं जो हमारी उनकी तबीयत खराब हो गई, उनकी उल्टियाँ लग गई थी। खाने में कीड़े मिलने का वाकई ये गंभीर मामला है। मामला अब संज्ञान में आ चुका है, लेकिन मामले में क्या और किस पर कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात रहेगी। अंबाला में डेंगू की बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं और जिले में डेंगू के कई केस सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। साथ ही हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डेंगू को लेकर बयान दिया है। पहले कोरोना महामारी, फिर जानलेवा वायरल फीवर का कहर और अब डेंगू की एक बार फिर से दस्तक। महामारी के बाद वायरल फीवर और डेंगू की बीमारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा के कुछ एक जिले वायरल फीवर के कहर से जूझ रहे हैं, वहीं अंबाला में डेंगू की बीमारी ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। अब तक जिले में 10 मामले डेंगू के सामने आ चुके हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डेंगू की बीमारी से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल बताई हैं। हरियाणा का जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से इसके लिए सतर्क है और सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। डेंगू की दस्तक के बाद अंबाला में स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर ब्रीडिंग चेकिंग अभियान चला रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निगम को फॉगिंग करने के लिए भी लेटर लिखा है। अंबाला में डेंगू के आज तक 9 केस सामने आ चुके हैं और ये 9 केस पिछले ही कुछ दिनों में सामने आए हैं, इस पे हम नज़र रखे हुए हैं। हमने जुलाई में ही इसके लिए नगर निगम को लिखा था कि वो फॉगिंग जहाँ भी केस आए या जहाँ पे मच्छर ज़्यादा पनप रहे हो वहाँ फॉगिंग स्टार्ट कर दें। और जो केस सामने आते हैं तो हम नगर निगम को इन्फॉर्म भी करते हैं ताकि उस एरिया में फॉगिंग की ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है फॉगिंग की मशीनें नगर निगम के पास हैं। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग दवाई देता है नगर निगम को और हमारे पास दवाई की कोई कमी नहीं है, दवाई हमारे पास भरपूर मात्रा में। हालांकि स्वास्थ्य विभाग जिले में फॉगिंग के लिए नगर निगम को अगस्त में ही लेटर लिख चुका था, लेकिन अंबाला में डेंगू के मामले सामने आने के बाद नगर निगम ने जल्द ही फॉगिंग शुरू करने की बात कही है। कारणों के बारे में पता करेंगे, अभी मैं कारण के बारे में कुछ नहीं कह सकता, जो भी है, क्योंकि एक गंभीर बीमारी है डेंगू जो है। हम एक टीम बना के फॉगिंग भी स्टार्ट करवाएंगे और जहाँ जहाँ पानी खड़ा होता है, वाटर लॉगिंग है या कोई और इश्यूज़ हैं, उनको भी टीम बना के चेक करवाएंगे। अगर कहीं कोई पानी खड़ा है उसको दूर करेंगे और करेंगे। तो डेंगू से लड़ाई में बिल्कुल हम साथ देंगे सिविल सर्जन से।
अब यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत सिर्फ स्वास्थ्य विभाग को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग भी अपने चारों ओर साफ सफाई रखने की बात कह रहा है।